हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए प्रतिदिन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। और आपको मालूम ही है, शाम 7 बजे आपके लिए हमने कंप्यूटर की क्लास भी आती है, उसके लिए भी हम आपके लिए प्रतिदिन आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और वो भी आपको 7 बजे मिल जाती है। और सुबह 12 बजे आपको, जैसा कि मालूम है, हमारी मध्य प्रदेश जीके की क्लास होती है, जिसमें करंट अफेयर भी हमने शामिल कर लिए हैं। और दोस्तों, शनिवार के दिन आप पॉलिटी की क्लास ना देखना भूलें, क्योंकि शनिवार के दिन आपको पॉलिटी की क्लास भी हम डालेंगे इस बार, जो कि आपके एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। बस आपसे सहयोग इतना है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आइए आज चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा जुलाई, दिसंबर, और बी हो जाएगा हमारा अप्रैल, अगस्त, सी हो जाएगा हमारा दिसंबर, जनवरी, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा जून, सितंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा जून, सितंबर इज द राइट आंसर, यानी हमारा डी यानी द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे नंबर दिए गए, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा आपको, और मैंने थंबनेल में भी नंबर देने की कोशिश करूंगा, तो आप वहां पर अपना नाम, जिला बताइए और हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लेंगे, जहां पर आपको डेली क्वेश्चनों की पीडीएफ मिलती है। और इसी के साथ हम अभी एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं मध्य प्रदेश तरफ, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। अगर आप वह टेस्ट देना चाहते हैं तो उससे तुरंत डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया, उस पर अपना नाम और जिला बता दीजिए। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, चक्रवातों के कारण मध्य प्रदेश में किस भाग में वर्षा होती है। चक्रवातों के कारण मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, बी हो जाएगा हमारा पश्चिम दक्षिण, और हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन उत्तर पूर्व, और डी हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिसका राइट आंसर है वह हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, यानी हमारा ए यानी आ ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित होता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा जबलपुर, बी हो जाएगा भोपाल, सी हो जाएगा हमारा चंबल संभाग, और हमारा डी ऑप्शन यानी दा हो जाएगा हमारा सतना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का वह हो जाएगा हमारा भोपाल हमारा चक्रवात से प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो यानी बी ऑप्शन यानी बा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, राज्य में न्यूनतम तापमान किस माह में दर्ज किया जाता है। तो राज्य में न्यूनतम तापमान किस माह में दर्ज किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा दिसंबर, भी हो जाएगा जनवरी, सी हो जाएगा हमारा फरवरी, और हमारा डी ऑप्शन है द ऑप्शन हो जाएगा हमारा नवंबर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा दिसंबर में किया जाता है। कौन से माह में किया जाता है? दिसंबर में किया जाता है, यानी हमारा ए ऑप्शन यानी आ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने हम अगले यानी अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, मालवा पठार पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी, बी हो जाएगा हमारा अरब सागर, सी हो जाएगा आ और बा दोनों, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पश्चिमी विभोज। यानी दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा अरब सागर, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हम आपके लिए प्रतिदिन इस क्लास को लेकर आते रहें। और एक चीज़ और, आपके लिए हिंदी की क्लासें भी हम स्टार्ट कर देंगे। आपका जितना सिलेबस है धीरे धीरे सारी क्लासें स्टार्ट होंगी, बस आप हमें सहयोग करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने आपको टेलीग्राम की भी लिंक दे दी है, अगर टेलीग्राम से ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वो भी लिंक दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा छठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, निम्न में से किस तारीख से सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। निम्न में से किस तारीख से सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। ए ऑप्शन हो जाएगा 21 मार्च, बी हो जाएगा हमारा 23 सितंबर, सी हो जाएगा हमारा 21 मई, डी हो जाएगा हमारा 23 जून। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 23 सितंबर, यानी हमारा बा ऑप्शन इज द राइट आंसर है। 23 सितंबर से ही दोस्तों हमारा जो सूर्य है वो दक्षिणायन होने लगता है। बहुत क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, क्योंकि लेवल थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सातवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस तारीख से सूर्य उत्तरायण
होने लगता है? निम्न में से किस तारीख से सूर्य उत्तरायण होने लगता है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा 21 मई, बी हो जाएगा हमारा 21 मार्च और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 23 सितंबर और डी हो जाएगा हमारा 21 जून। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 मार्च से सूर्य हमारा उत्तरायण होने लगता है दोस्तों। चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से हमको देखना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अपने क्वेश्चन को। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा मालवा पठारी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे, नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ कम हो जाती है, तो ये हमारा डाउटफुल है, ये गलत भी है ऑप्शन, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपना अगला सी, जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बघेलखंड पठार क्षेत्र में सोन नदी का अपवाह तंत्र विद्यमान है, बिल्कुल सही बात है, डी देख लेंगे। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसून से होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि गलत कौन सा है, तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। वो क्या है दोस्तों हमारा? कि नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ कम होती है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हमको यहाँ पर असत्य बताना था, ये गलत बात है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 9वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भागों में पश्चिमी विभोज से होने वाली वर्षा किस तरह की कृषि के लिए लाभदायक है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा रबी की कृषि, भी हो जाएगा हमारा खरीफ की कृषि, सी हो जाएगा हमारा जायद की कृषि और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका देखिए जो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, भी हो जाएगा हमारा रबी की कृषि, यानी हमारा ए ही ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। हमारा 10वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? यहाँ पर पूछा गया है कौन सा क्षेत्र है जो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये हो जाएगा हमारा उत्तरी क्षेत्र, भी हो जाएगा हमारा पूर्ववर्ती क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र, और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पश्चिमी क्षेत्र और डी हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भी हो जाएगा हमारा पश्चिमी क्षेत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? पश्चिमी क्षेत्र इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुजरी नामक स्थान पर लघु शिलालेख किससे संबंधित हैं? ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा कनिष्क, भी हो जाएगा हमारा अशोक, सी हो जाएगा पुष्पमित्र शुंग और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिंदुसार। इसका जो देखिए दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा हमारा इसका 10वें का दोस्तों भी हो जाएगा हमारा, सॉरी दोस्तों इसको क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है मुझसे। हाँ, जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुजरी नामक स्थान पर लघु शिलालेख किससे संबंधित है? तो सबसे पहले आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस का। ऑप्शन ए हो जाएगा कनिष्क, भी हो जाएगा अशोक, सी हो जाएगा हमारा पुष्पमित्र शुंग और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिंदुसार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक, हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा? किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना? ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा पेशवा बाजीराव, भी हो जाएगा हर्षवर्धन, सी हो जाएगा रानी दुर्गावती और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा जो है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का एक अंग बना। तो किसको हराया था दोस्तों? तो रानी दुर्गावती को हराया था। किसको हराया था? रानी दुर्गावती, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रानी दुर्गावती को हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का एक अंग बना, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 13वां जो क्वेश्चन हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन हमारा नाग वंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? नाग वंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा विदिशा, भी हो जाएगा हमारा एरण और हमारा सी हो जाएगा खजुराहो और हमारा डी ऑप्शन यानी हो जाएगा मालवा इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा विदिशा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाग वंश के शासकों के सिक्के हमको विदिशा से प्राप्त हुए थे। दोस्तों चलते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? किस दुर्ग को किलो का रत्न व भारत का जैब्राल्टर कहा जाता है? एक बार और क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। और ये फिर से लैंग्वेज चेंज होकर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार रिपीट होकर हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा किस दुर्ग को किलो का रत्न या
या वह भारत का जैब्राल्टर कहा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा मालवा का दुर्ग, भी हो जाएगा हमारा ग्वालियर का दुर्ग, सी हो जाएगा कलिंजर का दुर्ग, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा गोंड राजाओं का किला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ग्वालियर का दुर्ग यानी ग्वालियर का किला, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना 15वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 15वां क्वेश्चन हमारा लौह युग के धूसर चित्रित मृद भांड प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? लौह युग के धूसर चित्रित भृत भांड प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा भिंड मुरैना, या फिर कह सकते हैं मुरैना भिंड, और बी हो जाएगा हमारा सतना रीवा, सी हो जाएगा हमारा गुना देवास, और हमारा डी यानी द ऑप्शन हो जाएगा जबलपुर रीवा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा मुरैना भिंड से हमारे लौह युग के धूसर चित्रित मृद भांड के अवशेष मिले थे। ठीक है, कहाँ से मिले थे? ये मुरैना भिंड से। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से मिले थे? तो अशोक के शिलालेख हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से मिले थे? तो सबसे पहले जिलों के नाम देख लेते हैं ऑप्शन में। ए हो जाएगा हमारा मुरैना, बी हो जाएगा हमारा ग्वालियर, सी हो जाएगा हमारा शिवपुरी, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा दतिया। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा दतिया, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? मध्य प्रदेश में चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। हो जाएगा हमारा सांची, भी हो जाएगा हमारा उज्जैनी, सी हो जाएगा हमारा महेश्वर, और डी हो जाएगा हमारा ओमकारेश्वर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को मालूम होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वह हमारी उज्जैनी थी। क्या थी दोस्तों? उज्जैनी थी। अब चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। 18वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। हाँ, 18वां जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? ए हो जाएगा मत्स्य, भी हो जाएगा हमारा अवंती, सी हो जाएगा अस्मक, और हमारा डी हो जाएगा वज्जी। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा अवंती इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अवंती हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्रबस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्रबस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा कायथा, बी हो जाएगा हमारा नबदा टोली, हमारा सी हो जाएगा नागदा, सी हो जाएगा हमारा, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा हताना। इसका जो देखिए दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा कायथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यानी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कायथा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्रबस्ती के साक्ष्य कायथा से प्राप्त हुए थे दोस्तों। चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। आज का जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा प्रागैतिहासिक, क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक शिला चित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सोनागिरी, बी हो जाएगा हमारा बाघ गुफाएं, सी हो जाएगा हमारा भीमबेटका, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा उदयगिरी की गुफाएं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसका उत्तर देखते हैं। हमारा जिसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भीमबेटका की गुफाएं, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 21वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 21वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पनगुडिया से निम्न में से क्या प्राप्त हुए हैं? पनगुडिया निम्न में से क्या प्राप्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुफाएं, भी हो जाएगा हमारा पाषाण कालीन साक्ष्य, हो जाएगा शिलालेख, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा भित्ति चित्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा शिलालेख, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पनगुडिया से हमको शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हमारा जो 22वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का संबंध मध्य प्रदेश से था? महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का संबंध मध्य प्रदेश से था? ए ऑप्शन हो जाएगा 2, भी हो जाएगा हमारा 4, सी हो जाएगा हमारा 3, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 5। तो देखिए दोस्तों महाजनपदों में से जो महाजनपदों का संबंध मध्य प्रदेश, कितने महाजनपदों का संबंध मध्य प्रदेश से था? तो 2 महाजनपदों का संबंध मध्य प्रदेश से था दोस्तों। अब चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दोस्तों 23वां क्वेश्चन क्या कहता है। 23वां जो क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, या फिर जूम कम कर लेते हैं थोड़ा सा। 23वां क्वेश्चन है हमारा पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी से नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों।
पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी के नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरी चौथी सदी, बी हो जाएगा हमारा पांचवी छठी सदी, सी ऑप्शन हो जाएगा पहली दूसरी सदी और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीसरी चौथी सदी, यानी हमारा ए ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी चौथी सदी से था। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 24वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वाकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के निम्न में से कहां से प्राप्त हुए हैं? वाकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थान में से कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन देख लेते हैं, सतना से, भी हो जाएगा हमारा पन्ना से, ये गज अभिलेख, यानी ये कुछ यहाँ पर अभिलेखों के नाम दिए गए हैं और शहरों के नाम भी दिए गए हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद देख लेते हैं हमारा आ और बात दोनों और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो बाटा वंश से संबंधित जो साक्ष्य मध्य प्रदेश के कहाँ से प्राप्त हुए थे, यानी हमारे ये हुए थे सतना से भी और रीवा से भी, यानी हमारा आ और बात दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हमारा 25वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले थे? तो त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले? तो सबसे पहले इनके ऑप्शन जानेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा सातवाहनों एवं गुप्तों के, बी हो जाएगा हमारा मौर्य एवं कुषाणों के, सी हो जाएगा हमारा गुप्त एवं क्षत्रियों के और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा मौर्य एवं गुप्तों के। देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सातवाहनों एवं गुप्तों के। कोई किसके मिले थे दोस्तों? सातवाहनों एवं गुप्तों के। त्रिपुरी में जो हमको सिक्के मिले थे वे किसके मिले थे? सातवाहनों एवं गुप्तों के सिक्के मिले थे दोस्तों। आप चलते हैं हम अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा क्षेत्र है जो अवंतिका के नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा बुंदेलखंड, बी हो जाएगा दंडकारण्य और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा मालवा और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा निवाड़। देखिए दोस्तों जो भारत का कौन सा क्षेत्र जो अवंतिका के नाम से जाना जाता है तो वह हो जाएगा हमारा मालवा, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 27वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, नबदा टोली या फिर कह सकते हैं पुरातत्व स्थान निम्न में से किससे संबंधित था? नबदा टोली पुरातत्व स्थान निम्न में से किससे संबंधित था? सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। देखिए बहुत ही बारीक क्वेश्चन है ये, हमारे थोड़ा लेवल मैंने ऊंचा कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके फॉर्म ज्यादा डरेगा तो समझो लेवल पक्का ही पक्का है आपका, टफ हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ताम्र पाषाणी संस्कृत से, बी हो जाएगा लोह युगीन संस्कृत से, सी हो जाएगा हमारा पाषाणी संस्कृत से और डी ऑप्शन या दा कह सकते हैं वैदिक संस्कृति से। देखिए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ताम्र पाषाणी संस्कृत से। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो नबदा टोली पुरातत्व स्थान निम्नलिखित किससे संबंधित था तो ये हमारा ताम्र पाषाणी संस्कृत से संबंधित था दोस्तों। अब देखते हैं अपना आज का 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा जो 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन है, गुर्जरा स्थल से अशोक के नाम देवना प्रियदर्शी का उल्लेख मिला है, यह उल्लेख निम्न में से किस पर उत्कीर्ण है? तो आइए सबसे पहले ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा लघु शिलालेख पर, भी हो जाएगा स्तूप लेख पर, सी हो जाएगा हमारा स्तंभ लेख पर, डी हो जाएगा हमारा गुहा लेख पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा लघु शिलालेख पर। क्या हो जाएगा? लघु शिलालेख पर, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 29वां क्वेश्चन है, खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। तो खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी थी? सबसे पहले इनके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा जेजाक भुक्ति की चंदेलों की राजधानी थी, और बी हो जाएगा मालवा के परमाणु की राजधानी थी, सी हो जाएगा कलचुरियों की राजधानी थी, और हमारा जो दा ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा बुंदेलो की राजधानी थी। तो देखिए खजुराहो किसकी राजधानी थी? तो जेजाक भुक्ति के चंदेलों की राजधानी थी। किसकी थी ये? जेजाक भुक्ति के चंदेलों की राजधानी थी, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 30वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 30वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गुगेरिया जहां से ताम्रकालीन सभ्यता के
424 उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। गुगेरिया, जहां से ताम्रकालीन सभ्यता के 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं, वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, या कह सकते हैं किस जिले में है? तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा सागर, बी हो जाएगा विदिशा, सी हो जाएगा हमारा मुरैना, डी हो जाएगा हमारा बालाघाट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बालाघाट इज द राइट आंसर दोस्तों। हमारा बालाघाट ही बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने 31वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, समझने योग्य, लैंग्वेज चेंज हो गई है। खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? तो आइए सबसे पहले इनका ऑप्शन देख लें। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा चंदेल, भी हो जाएगा परमारसी, हो जाएगा हमारा कलचुरी, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बुंदेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को मालूम है, चंदेल इज द राइट आंसर, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध है? कौन सा राजवंश का मध्य प्रदेश से संबंध है? तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कलचुरी, बी हो जाएगा हमारा प्रतिहार वंश, सी हो जाएगा हमारा चालुक्य वंश, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा काकतीय वंश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32वें का वह हो जाएगा दोस्तों हमारा कलचुरी वंश से संबंधित था। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध था? तो कलचुरी राजवंश का मध्य प्रदेश से संबंध था। आप चलते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बुंदेला वंश के किस शासक ने जहांगीर के कहने पर अब्दुल फजल की हत्या की थी? बुंदेला वंश के किस शासक ने जहांगीर के कहने पर अब्दुल फजल की, या फिर कह सकते हैं अबुल फजल की हत्या की थी? ए ऑप्शन हो जाएगा राजा छत्रसाल, और हमारा बी हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला, सी हो जाएगा हृदय शाह, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा मधुकर शाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 में का भी हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला इज द राइट आंसर दोस्तों। बुंदेला के किस शासक ने हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने 34वें क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। 34वां क्वेश्चन क्या है? गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था? ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा छत्रसाल, भी हो जाएगा हमारा नरहा शाह, और हमारा सी हो जाएगा नरहरि शाह, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहार शाह, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 35वें क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। 35वां क्वेश्चन क्या है? पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को, याद रखना 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पेशवा बाजीराव के सरदार कौन थे? तो सिंधिया थे, ठीक ना। तो पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा झांसी से ग्वालियर, भी हो जाएगा हमारा बुरहानपुर से ग्वालियर, और सी हो जाएगा इंदौर से नागपुर, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता है। अब बचे हैं 3 ऑप्शन दोस्तों। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा झांसी से ग्वालियर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? झांसी से, सॉरी दोस्तों, बुरहानपुर से ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? तो वह किया था दोस्तों हमारा बुरहानपुर से ग्वालियर तक का किया था, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। 36वां क्वेश्चन क्या है? सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया था? तो सिंधिया ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? आप सभी को मालूम है, आज पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है दोस्तों। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा नागौद, भी हो जाएगा ग्वालियर, सी हो जाएगा हमारा इंदौर, और हमारा डी हो जाएगा बिजावर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ग्वालियर, आप सभी को मालूम है, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन हो जाएगा होलकर ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? ये भी आप सभी जानते हैं दोस्तों, इनके नाम से आज विश्वविद्यालय खुले हैं, कॉलेज खुले हैं। तो होलकर ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? ए ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर, भी हो जाएगा नागपुर, सी हो जाएगा इंदौर, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप सभी को मालूम है कि होलकर ने अपनी जो राज्य है वह कहाँ स्थापित किया था? तो इंदौर में किया था। कहाँ किया था? इंदौर में, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले यानी 37वें क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भोंसले ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो भोंसले ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? उससे पहले हम अपने ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा नागपुर, भी हो जाएगा भोपाल, सी हो जाएगा इंदौर, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर काट देते हैं दोस्तों, क्योंकि भोंसले ने कहीं ना कहीं अपना राज्य स्थापित किया हुआ, 3 में से कोई है। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नागपुर इज द राइट आंसर, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। भोंसले ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो नागपुर में स्थापित किया था। अब चलते हैं अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था, या राजा ने कराया था?
सबसे पहले ऑप्शन जान लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा हमारा परमार वंश, बी हो जाएगा हमारा कलचुरिया वंश, और सी हो जाएगा हमारा मालवा, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा चंदेल वंश। इसका जो राइट आंसर है, आप सभी को मालूम है चंदेल वंश की राजधानी थी और चंदेल ने ही कराया होगा, ठीक है ना। तो चंदेल इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। आज का जो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है राजा महिष्मत ने किस नगर की स्थापना की थी। ए हो जाएगा विदिशा, सी हो जाएगा महिष्मती नगर, और सी हो जाएगा हमारा सांची, डी हो जाएगा हमारा भरहुत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा महिष्मती महिष्मती नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? है राजा महिष्मत ने किस नगर की स्थापना की थी? तो महिष्मती नगर की स्थापना की थी। दोस्तों उस क्लास दोस्तों पूरी होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका भी नंबर मैं आपको व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम अपनी जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।